नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में उत्पन्न भारत और चीन सीमा पर तनाव के बाद और चीन में उत्पन्न कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैलने के बाद भारत में चाइना के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। पिछले कई वर्षों में यह मांग कई बार उठी और अनेक बार इसकी सुर्खियां भी बनी, लेकिन कुछ दिन बाद स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई, यानी कि हमें इसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। तो इसका क्या कारण है, आइए आज इस पर बात करते हैं। विश्व में अनेक देशों ने समय समय पर दूसरे देशों के सामान को बहिष्कार करने की कोशिश की है। अमेरिका ने 2003 में फ्रेंच गुड्स को बहिष्कार करने का प्रयास किया था। उसी तरह से रशिया ने भी एक समय एग्रीकल्चरल गुड्स जो यूरोप से आते थे उनका बहिष्कार करने की कोशिश की थी। ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसका मुख्य कारण यह है कि आज दुनिया पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी इंटरकनेक्टेड है। सभी देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। आज हम इस तरह से एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि कोई भी देश दूसरे देश से अलग होकर रहने की नहीं सोच सकता। अगर आज आप किसी मशीन को लेने जाएं तो हो सकता है कि उस मशीन की टेक्नोलॉजी किसी एक देश की हो, उसकी डिजाइनिंग कहीं और की गई हो, उसके रॉ मटेरियल्स कहीं और से आए हो, उसके पार्ट्स किसी एक देश ने बनाए हो और उसका फाइनल असेंबली जो हो रही है वो किसी अन्य देश में हो। तो ऐसे में हर देश ने अपना अपना योगदान दिया है उस मशीन के निर्माण में, तो आप इसमें से किसी को भी अलग नहीं कर सकते। भारत और चाइना के अगर व्यापार की तुलना की जाए तो 2001 में भारत चाइना को $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, जो बढ़ते बढ़ते 2020 में $18 बिलियन हो गया है। उसी तरह से 2001 में हम $2 बिलियन का इंपोर्ट करते थे चाइना से, जो आज बढ़ते बढ़ते $74 बिलियन हो गया है। यानी हमारा व्यापार घाटा जो है चाइना के साथ वह बढ़ बढ़ के $56 बिलियन तक पहुंच गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाइना हम पर उतना निर्भर नहीं है जितना हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज चाइना पर निर्भर हैं। अमेरिका और चाइना भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यानी भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका और चाइना के साथ होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम चाइना की दृष्टि से देखें तो भारत उसके टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी नहीं है, यानी भारत का व्यापार उसके कुल व्यापार की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भारतीय किसी तरह बॉयकॉट कर भी दें तो भी चाइना की अर्थव्यवस्था पर हम उतना प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत नेगेटिव असर होगा, क्योंकि हम चाइना पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं आज। बहुत से लोग यह कहते हैं कि सरकार को अपने स्तर पर ही सीधा ही सामान मंगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार सामान मंगाएगी नहीं तो यहां पर वह उपलब्ध नहीं होगा, और उपलब्ध नहीं होगा तो वह बिकेगा नहीं। तो ऐसे में सीधे सरकार को ही एक्शन लेना चाहिए, हम नागरिकों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो सरकार ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि भारत और चाइना और विश्व के ज्यादातर देश WTO के मेंबर हैं। WTO देशों के बीच में फ्री ट्रेड के रूल्स बनाता है। अगर आप उस WTO के मेंबर हो तो इससे आपको दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में आसानी होती है, और साथ ही साथ आपको उनके नियमों की पालना भी करनी होती है। तो WTO के मेंबर्स किसी भी देश के साथ ट्रेड इस तरह से बंद नहीं कर सकते, नहीं तो उसके ऊपर नई सैंक्शंस लगा जाएंगी और उसका दूसरे देशों के साथ व्यापार करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। किसी भी देश के डेवलपमेंट का पैमाना आज यह माना जाता है कि उस देश की GDP कितनी बड़ी है, वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वह कितनी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें जो कि एक सुपर पावर है, तो वहां का GDP और लोगों के जीवन का स्तर दुनिया के शीर्ष देशों में है। अगर हम चाइना की बात करें तो पिछले 3 दशकों में चाइना ने अभूतपूर्व प्रगति की है और आज वह दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। पूरी दुनिया के बाजार आज चाइना के ऊपर निर्भर हैं अपने सामानों की पूर्ति के लिए। अगर हमें भारत में अपने देशवासियों के जीवन का स्तर सुधारना है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे वो खेती में हो या उत्पादन बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज में। तो अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तभी आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा पाएंगे और आपकी कमाई बढ़ पाएगी। उसी तरह अगर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तभी उनका उत्पादन बढ़ पाएगा और वह कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आप टेक्नोलॉजी अन्य देशों से प्राप्त करें या फिर आप सब कुछ खुद विकसित करने का प्रयास करें। अगर आप सब कुछ खुद बनाने की कोशिश करें और आत्मनिर्भर बने तो यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है, कई सालों का। तो इतने सालों में बीच की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको अन्य देशों पर निर्भर रहना ही होगा। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत यह कहता है कि हर देश अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करता है और वह वस्तु डेवलप करता है जिसमें वह अच्छा है। हर वस्तु का हर जगह निर्माण नहीं किया जा सकता। हर देश अपनी अपनी मजबूतियों पर ध्यान देकर दूसरे देशों से अन्य चीजों की ट्रेडिंग करते हैं। अब हम भारत के सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाने वाले टॉप 2 आइटम्स पे एक बार नजर डालते हैं। भारत के टॉप इंपोर्ट्स हैं क्रूड ऑयल $153.5 बिलियन और प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, जिसमें अनपॉलिश डायमंड्स आदि शामिल हैं, वह $60 बिलियन।
और भारत के जो मुख्य एक्सपोर्ट्स हैं वह $44.1 बिलियन मिनरल ऑयल और $36.1 बिलियन जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है मिनरल ऑयल का, यानी हम ऑयल मंगाते भी हैं, हम ऑयल एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उसको हम रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने देश के लिए काम में लेते हैं और कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम विदेशों में वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसी तरह से हम विदेशों से सोना, ज्वेलरी, अनपॉलिश डायमंड्स आदि मंगाते हैं, तो वो डायमंड्स भारत में आकर उनको पॉलिश की जाती है, उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वह भी ज्वेलरी और डायमंड्स का है। तो हम विदेशों से हम डायमंड्स मंगा भी रहे हैं, जो सोना मंगा भी रहे हैं और हम ज्वेलरी और डायमंड्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसी तरह से हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेडिसिन के बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो भारत में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। तो हम चाइना से वो रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, हमारे देश में मेडिसिन बनाते हैं और उनको फिर विदेशों में बेचते हैं। तो अगर हम चाइना से ये रॉ मटेरियल्स नहीं लें तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन हम नहीं बना पाएंगे और उनको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। तो आप इंपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि आप उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर कर विदेशों में फिर से एक्सपोर्ट कर सकें और कुछ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वह मुख्य रूप से रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे आयरन ओर, कॉपर, कॉटन आदि। लेकिन हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं वह मुख्य रूप से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स आदि। आज हमारे लैपटॉप से लेके एक नेल कटर तक, दिवाली की लाइटों से लेके पतंग के मांझे तक, सब कुछ चाइना में बनकर भारत में आ रहा है और यहाँ धड़ल्ले से बिक रहा है, क्योंकि भारत के बने उत्पादों की तुलना में वह काफी सस्ता होता है। अब मान लीजिए एक छोटा मजदूर है जो दिन के 300 रुपए कमाता है, उसे एक टॉर्च लाइट खरीदनी है। अगर वह बाजार गया तो उसके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो वह 20 रुपए की चाइना की लाइट खरीद ले या फिर वह 100 रुपए की इंडियन टॉर्च खरीदे। तो ऐसे में मजदूर जिसके पास संसाधन सीमित है और थोड़ा सा पैसा है, वह 100 रुपए भारत की टॉर्च खरीदने पे खर्च नहीं करेगा। वह यह नहीं देखेगा कि कौन से देश में बनी है, वह सीधा जाकर 20 रुपए की टॉर्च खरीदेगा। ऐसे में कुछ लोग तो उसका बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग भारत का ऐसा है जो उसका बहिष्कार करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल फोन्स में तो चाइना का पूरे इंडिया के मार्केट के ऊपर कब्जा है। ज्यादातर फोन्स के अंदर के पार्ट्स चाइना से ही बनकर आते हैं। चाइनीज कंपनीज आज भारत में अलग अलग जगह अपने प्लांट्स डाल रही हैं और वहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो भी मुख्य पार्ट्स हैं, वे सारे के सारे चाइना से बनकर भारत में आ रहे हैं। यहाँ पर वे असेंबल हो रहे हैं और असेंबल होने के बाद उनके ऊपर मेड इन इंडिया लगा दिया जाता है और वो भारत के मार्केट में इंडिया में बने हुए के नाम से बिकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इंडिया में बने हुए नहीं है, वे सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया हैं। तो अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं कोई मोबाइल, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसके अंदर के पार्ट्स चाइना से ही बनकर आए हों। तो इस तरह से भी आप चाइना को उसमें से आइसोलेट नहीं कर सकते। अभी बीच में आईफोन्स की सप्लाई भी इंडिया के मार्केट में प्रभावित हुई थी जब चाइना में लॉकडाउन लगा था। अब एप्पल है तो अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी एप्पल के आईफोन्स आप खरीद रहे हैं वे भी ज्यादातर चाइना में ही बनते हैं। ऐसे में अनेक अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना में जाती हैं और चाइना से प्रोडक्शन करवाती हैं, क्योंकि उन्हें वह सस्ता पड़ता है। तो चाइना को बॉयकॉट करने के लिए हमें उन सभी कंपनीज जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर करती है और विश्व में सप्लाई करती है, उन सभी का बॉयकॉट करना होगा, जो कि आज की दुनिया में संभव प्रतीत नहीं होता। आज चाइना और अमेरिका कोरोना की वैक्सीन को विकसित करने में भी सबसे आगे हैं। तो ऐसे में अगर वो चाइना वह वैक्सीन डेवलप कर लेता है तो हमें उस वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए भी चाइना पर ही निर्भर रहना होगा। तो इसका उपाय क्या है? हम चाहें तो भी हम चाइना को अपने जीवन से पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते और किसी न किसी रूप में चाइना हमारे जीवन से जुड़ा ही रहेगा। ऐसे में हम आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? भारत को चाइना से कंपटीशन करने की जगह अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस चीज में मजबूत हैं और हम उसको किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं ताकि हम दुनिया के लिए और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देना चाहिए। भारत में अनेक कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं लगा पाती क्योंकि यहाँ पर उन्हें लैंड मिलने में, लेबर में, क्लियरेंसेस मिलने में बहुत समस्या होती है और कोई भी कंपनी ऐसी समस्याएं मोल नहीं लेना चाहती हैं। ऐसे में वे ऐसे देशों का रुख करती हैं जहां पर सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो, जहां पर उन्हें आसानी से लैंड मिल जाए, लेबर की उपलब्धता हो और उन्हें कोई क्लियरेंसेस लेने में टाइम ना लगे। इसलिए सभी देश विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने अपने नियमों को सरल बनाते जा रहे हैं। भारत में भी कुछ काम हो रहा है, लेकिन उसे और शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और तेजी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी रोड्स, अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छे पोर्ट्स के बिना भारतीय व्यापारी विश्व स्तर पर कंपीट नहीं कर सकते।
शिक्षा का अभाव और स्किल्ड लेबर का अभाव भारत की एक अन्य समस्या है जिसे तेजी से दूर करने की जरूरत है। अगर हम अपने देश में स्किल डेवलपमेंट तेजी से कर पाएं तो अनेक देश जहां पर इन स्किल्ड लोगों की जरूरत है हम उनको वहां पर रोजगार दिलवा सकते हैं। अपनी उत्पादकता और स्तर को बढ़ाने के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का प्रयोग हर क्षेत्र में करने का प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार सभी विषयों पर कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारत जितना विशाल देश है और जितनी विशाल इसकी जनसंख्या है, ऐसे में जितने भी प्रयास किए जाएं वे कम ही प्रतीत होते हैं। आज की दुनिया में जहां पूरा विश्व एक ग्लोबल मार्केट है और एक ओपन इकोनॉमी है जहां सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो ऐसे में अगर कोई देश विकास करना चाहता है तो वह किसी दूसरे देश को बैन कर नहीं हो सकता, बल्कि वह और प्रतिस्पर्धी बनकर और अपने स्तर को ऊपर उठाकर ही हो सकता है। हमें अपने मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करना होगा और उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी होगी ताकि वे उत्पादन को बढ़ा सकें और विश्व की अन्य ताकतों का मुकाबला कर पाएं। यह सब एक दिन में नहीं होगा, यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हमें इसके प्रयास आज से ही शुरू करने होंगे। एक नागरिक होने के नाते जहां तक संभव हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें। साथ ही अगर जो चीज वस्तुएं, मान लीजिए आप चाइना की लाइट्स खरीदते हैं दिवाली को, तो उसकी जगह आप भारत में बने हुए दिए खरीद सकते हैं और दियों से भी अपने घर की रोशनी कर सकते हैं। यह तो एक उदाहरण है कि हम किस तरह से छोटी छोटी वस्तुओं को जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है उनकी जगह भारतीय विकल्प को अपना सकते हैं। किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम दूसरों का जीवन स्तर सुधारने में अपनी मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम जो भी जानते हैं वह भारत की उन्नति के लिए और भारत के लोगों के विकास के लिए हम काम में ले सकते हैं। तो जहां तक हो सके देश में निर्मित सामानों का प्रयोग कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर ताकि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें और दूसरों के जीवन स्तर को सुधारने में जो भी हमारे पास ज्ञान है या जो भी हम कर सकते हैं जिससे कि दूसरों का जीवन स्तर सुधरे और जिससे कि भारत का स्तर बढ़े, तो इस तरह से हर व्यक्ति अपना योगदान कुछ ना कुछ देश के लिए कर दे सकता है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।